तो दोस्तों आज से ऑलमोस्ट एक साल पहले मैंने जब जेन 5 का सबसे पहला कंट्रोलर लॉन्च हुआ था फाइजन का E26, उस वक्त वीडियो बनाया था। कंट्रोलर के बारे में आपको समझाया था, फ्यूचर में ऐसी SSDs आने वाली थी वो भी बताया था, उसकी स्पीड के बारे में। अब आज का ये जो वीडियो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूँ कि आपके किसी के भी पैसे वेस्ट ना हो जाए और बाद में ये जो डिसीजन है जो आप लेने वाले हो या लेने की सोच रहे हो उसको रिग्रेट ना करो, ठीक है। तो अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे चैनल पे, किसी ने पूछा भी था कि सर मैं अभी एक जेन 5 वाली SSD परचेज करना चाहता हूँ, तो परचेज करना चाहिए, सही रहेगा, मतलब आप इसके बारे में वीडियो बना के समझाइए। तो देखो मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ कि मत खरीदिए, पूरा वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि लेना नहीं लेना या वेट करना बाद में लेना, ठीक है, या जेन 4 वाली लेना। सब कुछ आज यहाँ पे डिस्कस हम करने वाले हैं। ओके, तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि फाइजन का जो E26 कंट्रोलर है ये जेन 5 का सबसे पहला कंट्रोलर है, जेन 5/4 पे चलता है, NVMe 2.0 पे चलता है। और एक साल पहले जब मैंने वीडियो बनाया था तब मैंने आपको कहा था कि बहुत ही जल्द मार्केट में जेन 5 बेस्ड SSDs हमें देखने को मिलेगी। तो अभी बहुत सारी कंपनियों ने अपनी पहली जनरेशन की जेन 5 SSDs लॉन्च की है। मेजॉरिटी SSDs में जो कंट्रोलर है वो यही है, फाइजन का E26। मेजॉरिटी SSDs में जो नैंड फ्लैश मेमोरी भी यूज़ की गई है वो भी TLC नैंड फ्लैश मेमोरी है 232 लेयर वाली, और मेजॉरिटी SSDs में DRAM का भी आपको सपोर्ट मिलता है। तो अभी जितनी भी जेन 5 वाली SSDs लॉन्च हुई है ना, वो काइंड ऑफ एक ही जैसे सिमिलर टाइप की SSDs है, बस अपने अपने नाम के साथ और अपने अपने प्राइस के साथ, गारंटी वारंटी के साथ उसको बेचा जाता है। जो मैंने आपको SSD की जो हार्श रियलिटी वाला वीडियो बनाया था उसमें आपको समझाया था, ठीक है। तो ये दूसरी टाइप की कंपनियां हैं जो कि दूसरे का कंट्रोलर यूज़ करती है, नैंड फ्लैश मेमोरी यूज़ करती है और DRAM यूज़ करके अपने PCB पे असेंबल करके आपको अपनी ब्रांड का ठप्पा लगा के बेचा जाता है, ठीक है। तो अभी ये जितनी भी स्क्रीन पे आपको दिख रही है ना, वो सारी की सारी जेन 5 वाली SSDs है। सारी की सारी SSDs में अगर आप देखोगे तो जो कंट्रोलर है वो फाइजन का E26 कंट्रोलर है, उसमें DRAM का सपोर्ट आपको मिलेगा। और नैंड का टाइप अगर आप देखोगे तो TLC नैंड फ्लैश मेमोरी है माइक्रोन की 232 लेयर वाली, ठीक है। सारी SSDs में आपको यही नैंड फ्लैश मेमोरी, DRAM देखने को मिलेगी और सेम कंट्रोलर देखने को मिलेगा। इस कंट्रोलर का जो परफॉर्मेंस है वो राउंड अराउंड 10-11 GB के आसपास है, ठीक है। हार्डली वो 12 GB तक क्रॉस करता है और 12 GB को टच करने के लिए उस पर एक अच्छी खासी जाइगेंटिक बड़ी सी हीट सिंक लगानी पड़ती है, तभी वो 12 GB की स्पीड को टच कर पाता है, और वो भी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं। अगर बिना हीट सिंक की ये SSD आप लेते हो तो वो 10 GB के आसपास ही परफॉर्म करेगा, वो भी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं। अब इस कंट्रोलर का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसका परफॉर्मेंस एक तो 10 GB के आसपास ही है, क्योंकि बैंडविड्थ हमें 16 GB की मिल रही है, लेकिन फिर भी 10 GB के आसपास ही परफॉर्म कर पाता है। प्लस इसका पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा है और हीट प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा है। और बहुत सारे लोगों ने तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जिन्होंने भी ये जेन 5 की पहली जनरेशन की ये वाली SSDs परचेज की है, इन्हीं में से कोई एक, उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा है कि ये SSDs जेन 4 वाली SSDs से भी लोअर है, डाउन है, ठीक है, हर एक मामले में। सिर्फ यहाँ पे हम पीक स्पीड की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जेन 4 वाली SSD 7 GB प्लस जाती है, ये वाली 10 GB प्लस भी जाएगी। लेकिन अगर हम हर एक चीज़ को कंपेयर करें ना, उसका जो पावर कंजप्शन है, हीट प्रोडक्शन है, सस्टेनेबिलिटी है, ओवरऑल जो उसकी लाइफ साइकिल है, राइट परफॉर्मेंस है, उसका जो SLC कैशिंग है, उसकी जो प्राइस है, हर एक चीज़ को कंसिडर करते हुए बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, मेरा भी ये ओपिनियन है कि जेन 4 की जो 7 GB प्लस भी जाती है, यानी कि जेन 4 की दूसरी जनरेशन की SSD, ठीक है, जो पहले आई थी 5 GBps वाली नहीं, जो बाद में आई थी जो कि 7 GB प्लस भी जाती है, वो जितनी भी SSDs हैं वो कंपेरेटिवली इन SSDs से बेटर है, ठीक है। अब अगर हम इनकी अवेलेबिलिटी की और प्राइस की बात करें तो अभी ये जितनी भी SSD मैंने आपको दिखाई, ये सारी की सारी इंडिया में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो मेजर ब्रांड्स हैं जो अवेलेबल है, जैसे कि ये कोर्सेर की MP700 है, 15,000 के आसपास आपको मिल जाती है। गीगाबाइट की जो ऑरस की 12,000 है वो भी आपको 19,000 के आसपास 1 TB का मॉडल मिल जाएगा। और क्रूशल की जो T700 है बिना हीट सिंक के, वो भी आपको 19,000 18,000 के आसपास मिल जाएगी। ये हीट सिंक वाला मॉडल है, ठीक है। तो दोनों कैटेगरी में आती है, हीट सिंक वाली, विदाउट हीट सिंक वाली। जो विदाउट हीट सिंक वाली होगी वो इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं करेगी, या तो जो वो उसका पीक परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएगी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ऑटोमेटिकली वो जेन 4 की स्पीड पे कहीं ना कहीं आ जाती है 7 से 8 GB के आसपास, ठीक है। और जो हीट सिंक वाली होगी वो थोड़ी ज़्यादा देर तक टेम्परेचर लोअर रहेगा तो ज़्यादा देर तक अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी, ठीक है। तो अब अगर हम ये जो दूसरी SSDs हैं उनकी प्राइस तो ज़्यादा है, लेकिन 15,000 भी कंसिडर करें, 1 TB की प्राइस 15,000, तो भी मेरे हिसाब से ये थोड़ी सी ओवर बजट है, ओवर प्राइस है। ये कंप्लीटली मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आपको ये जो SSDs हैं, स्पेशली अभी जो SSDs आई है जेन 5 वाली फाइजन E26 बेस्ड, इनको आपको परचेज नहीं करना चाहिए। अगर आपको जेन 5 में ही जाना है, जेन 5 वाली SSD ही परचेज करनी है, तो फिर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए। फ्यूचर में इससे भी फार बेटर SSD आपको इससे भी फार लोअर प्राइस में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो जो सबसे मेरा मेन
मेन पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो यही है कि हम चलते हैं हिस्ट्री में। जब राइजन की 3rd जेन लॉन्च हुई थी, उसके साथ PCI एक्सप्रेस की जनरेशन 4 लॉन्च हुई थी 2019 के एंड में, तो ये जो सारी जितनी भी कंपनियां हैं उन्होंने अपनी फर्स्ट जनरेशन की जेन 4 वाली SSD लॉन्च की थी, जो कि 5 GB के आसपास ही परफॉर्म कर पाती थी। और इनिशियली वो सारी की सारी SSD बहुत ज़्यादा प्राइस में लॉन्च हुई थी, ठीक है, क्योंकि उससे पहले जो हाईएस्ट परफॉर्मिंग SSD थी वो जेन 3 वाली SSD थी, जो कि 3500 के आसपास ही परफॉर्म कर पाती थी। तो जैसे ही 5 GB की स्पीड को टच किया, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, बहुत सारी कंपनियां SSD लॉन्च करती है, बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। तो उस वक्त तो जेन 4 की जो पहली जनरेशन की SSD आई, जो कि 5 GB के आसपास ही परफॉर्म कर पाती थी, वो 25,000 के प्राइस पॉइंट पे लॉन्च की गई थी, ठीक है, 1 TB की SSD। और उस वक्त जिन्होंने वो SSD परचेज की होगी इनिशियली, बिल्कुल इनिशियली, वो लोग बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट किया था उन्होंने, क्योंकि उसके थोड़े ही टाइम बाद सैमसंग ने अपनी 980 Pro लॉन्च की थी, WD ने अपनी SN580 लॉन्च की थी अपने खुद के कंट्रोलर के साथ। तो फिर फाइजन ने अगेन एक कंट्रोलर लॉन्च किया E18, जो पहले आई थी 5 Gbps वाली, वो E16 के साथ लॉन्च हुई थी, जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी इनिशियली, ठीक है। जब तक सैमसंग और WD जेन 4 के मार्केट में नहीं उतरे थे, तब तक उन SSDs की प्राइस बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारे लोगों ने परचेज भी किया था। लेकिन जैसे ही सैमसंग ने, WD ने अपने खुद के कंट्रोलर लॉन्च किए और 7 GB की स्पीड को टच किया, उसके बाद फाइजन ने एक और कंट्रोलर बनाया E18, और उसके बेस्ड बहुत सारी SSDs आई, और उसके बाद SSD का मार्केट बदला और प्राइस काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुई। तो बहुत सारे लोगों ने, जैसे मैंने कहा, वो 25,000 वाली SSD परचेज कर ली थी। उसके बाद बहुत सारी कंपनियों ने अपने E18 बेस्ड SSD लॉन्च की, जो कि उससे बेटर परफॉर्म करती थी, 7 GB प्लस भी जाती थी, प्लस प्राइस की अगर हम बात करें तो उससे फार लोअर प्राइस में मिल जाती थी। अभी की करंट प्राइस की मैं बात करूं तो आपको एक अच्छी क्वालिटी की जेन 4 वाली SSD 6 से 7 हज़ार में मिल जाएगी। उसके कंपेरिजन में ये जेन 5 वाली SSDs ऑलमोस्ट डबल प्राइस में मिल रही है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा, अभी सिर्फ एक ही कंट्रोलर लॉन्च हुआ है E26 फाइजन ने। अब थोड़े ही टाइम में सैमसंग वाले, WD वाले भी अपने खुद के कंट्रोलर के साथ आएंगे और 12-13 GB या 14 GB की स्पीड को भी टच करेंगे। उसके बाद अगेन फाइजन, यही फाइजन कंपनी अपने एक और कंट्रोलर के साथ आएगी, जिसका हो सकता है कि पावर कंजप्शन कम हो, हीट प्रोडक्शन भी कम हो और स्पीड भी ज़्यादा हो। तो वो जो SSDs आएगी ना, जेन 5 की दूसरी जनरेशन की SSDs, वो लेना सही होगा, क्योंकि वो बहुत सही प्राइस में मिलेगी, उसका परफॉर्मेंस भी बहुत सही होगा, पावर कंजप्शन भी कम होगा, हीट प्रोडक्शन भी कम होगा। तो ओवरऑल वो जो मार्केट होगा ना उस वक्त का, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बहुत ही जल्द सैमसंग वाले भी, WD वाले भी अपनी जेन 5 वाली SSDs के साथ लॉन्च करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वेट करना मेरे हिसाब से सही होगा, अगर आपको जेन 5 में ही जाना है। और अभी अगर आपको कोई SSD परचेज करनी है तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया ऑप्शन है जेन 4 वाली SSD को परचेज करना, जैसे कि किंगस्टन की KC3000 है, रेनेगेड है, उसके बाद सैमसंग है 980 Pro, 990 Pro, ठीक है। तो ये जो सारी SSDs हैं वो बहुत बढ़िया है। इन SSDs को अगर आप परचेज करते हो तो आपको रिग्रेट नहीं होगा। अगर हड़बड़ी में पता ना होने की वजह से या प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से ये जो जेन 5 वाली SSDs है वो 15 से 20 हज़ार में अभी मिल रही है, ठीक है, आपने परचेज कर ली। अब हो सकता है आज से 6 महीने बाद, 7 महीने बाद या मैक्सिमम 1 साल बाद इससे भी बेटर स्पीड वाली, जो कि 13 GB 14 GB को टच करती होगी या मोर देन दैट, वो SSD आपको इससे भी हाफ प्राइस में मिल रही होगी इन्हीं कंपनियों की, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। और सेम चीज़ हुई थी जेन 4 वाली SSDs के साथ, ठीक है, जो इनिशियली जैसे कि सीगेट की 520 आई थी, वो 25,000 में लॉन्च हुई थी, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने परचेज की। उसके बाद 530 आई, जो उससे बेटर परफॉर्म करती थी, उससे भी कम प्राइस में लॉन्च हुई थी। तो जिन्होंने वो 520 ली होगी या उस वक्त की जेन 4 वाली जो 5 Gbps वाली SSD थी, जिन्होंने भी परचेज की थी, उनको आज भारी रिग्रेट हो रहा होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा पैसे डाल दिए SSD में, ठीक है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाया है कि अभी जेन 5 वाली SSDs को परचेज मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लेना ही नहीं है, ठीक है, फ्यूचर में जब ये SSDs आएगी तब बहुत सही प्राइस में मिलेगी, तो उस वक्त लेना सही बात होगा। अभी अगर परचेज करनी है ना तो जेन 4 वाली SSDs बहुत ही बढ़िया है प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।